नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग जब पीएससी में पॉलिटी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले कि आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं, तो देखिए पॉलिटी के सेक्शन में हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर कर लिए। ठीक है। सबसे पहले चैप्टर में हमने क्या देखा, जितने भी एक्ट हैं यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई और भारत जब ये आई और किस प्रकार से वो कानून बना करके भारत में क्या किया, शासन किया, फिर भारत को लूटा, वो सारी चीजें हमने देखा। जनरल देखा, गवर्नर जनरल देखा, वाइसराय देखा, ये सारी चीजें हमने देख ली। इसके बाद सेकंड चैप्टर में हमने फिर देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे, यानी कि संविधान सभा, यानी हमारा जो संविधान जो बना संविधान सभा के द्वारा बना, तो उसमें कितने लोग थे, कितने सदस्य थे, कितनी मीटिंग हुई, ये सारी जानकारियां हमने ले ली है। अब आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, समझिएगा बढ़िया से। देखिए हम पढ़ने वाले हैं आज क्या, हमारा जो संविधान है यानी भारत का जो संविधान है, भारत की जब संविधान की बात करते हैं तो भारत का जो संविधान जो शुरू होता है वो शुरू होता है आपकी उद्देशिका से। ठीक है, क्या चीज से स्टार्ट होती है, उद्देशिका से। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उद्देशिका, जिसे आप प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना को इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रोडक्शन और उद्देशिका को इंग्लिश में कहा जाता है प्रियम्बल। लेकिन अगर बात किया जाए, हम जब संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान में उद्देशिका की चर्चा की गई है, ना कि प्रस्तावना। लेकिन कई किताबें या फिर हम लोग नॉर्मली पढ़ भी लेते हैं, प्रस्तावना वर्ड यूज भी कर लेते हैं और प्रस्तावना को ही हम लोग प्रियम्बल कह देते हैं, लेकिन उद्देशिका का अर्थ होता है प्रियम्बल। मैं आज बताऊंगा, क्लियर भी करूंगा कि कैसे उद्देशिका प्रस्तावना दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है। इसके साथ सबसे पहले आज की क्लास आपका क्लियर है कि हम पढ़ने वाले क्या है, मेन टॉपिक हम लोगों का तीसरा जो चैप्टर है वो है उद्देशिका। लेकिन आज जब हम आज क्लास को कर रहे होंगे तो सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी चीजों को भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अब इसके बाद आपका पॉलिटी में इतना अच्छे तरह से आपका एक तो बेस मजबूत होगा, बेस ही मजबूत नहीं बल्कि आपके अंदर एक जिज्ञासा जगेगी कि हम पॉलिटी पढ़े क्यों। दूसरी बात, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, साथ के साथ आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को सोच सकें। देखिए मेंस क्या है भाई, आप पीटी में पूरी की पूरी फैक्चुअल चीजें, यानी कि जो सिद्धांत होता है उस चैप्टर का, सिद्धांत कहने का मतलब जो किताबें में जो आपकी फैक्चुअल चीजें लिखी हुई है, लेकिन उस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में समझिएगा, व्यवहारिक रूप से जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो मेंस होता है। कहने का मतलब ये है कि आप सिद्धांत तो पढ़ लिए हैं मौलिक अधिकार के बारे में, तो इससे आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये मौलिक अधिकार वास्तविक धरातल पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? मौलिक अधिकार तो हमें बोलता है, चाहे जेंडर की अगर बात कर ले, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों वर्ग को समानता की बात की जाती है ना। तो क्या अभी व्यवहारिक जीवन में क्या ये स्थिति है? नहीं है। तो ये आपको लिखना सीखना पड़ेगा। आखिर ये व्यवहारिक को कैसे, जो भी पक्ष है उसको आप कैसे व्यवहारिक रूप में ढालेंगे, यही आपका मेंस का एग्जामिनेशन का डिमांड होता है। तो ये सारा चीज आप सीख लेंगे पूरी क्लास करते करते, धीरे धीरे आपको हर एक सब्जेक्ट में मैं आपको चीजों को डेवलप कर रहा हूं और आगे करते भी रहूंगा। जब मैं बात कर रहा हूं आज की क्लास की, तो इसमें मैं आपको और भी कई चीजें को क्या क्या करूंगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं आज कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको राज्य के बारे में, देश के बारे में और राष्ट्र के बारे में सबसे पहला हम लोग इस पे बात करेंगे कि ये आखिर होता क्या, इसके मीनिंग को समझेंगे। नेक्स्ट सेकंड, जैसे आपको पता है कि एक है आपका सिविक्स, ठीक है ना, CIVICS सिविक्स है, और एक है आपका पॉलिटी। ठीक है, सिविक्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, नागरिक शास्त्र, और पॉलिटी हो गया आपका राज्य व्यवस्था। तो ये सिविक्स और ये पॉलिटी एक दूसरे के बीच का जो डिफरेंस है या फिर ये दोनों है क्या, इसको समझेंगे। यानी ये नागरिक शास्त्र में हम पढ़ने वाले क्या कि ये जो राज्य है और जो नागरिक है इसके बीच के रिलेशनशिप को या फिर इसके जो संबंध होते हैं ना, इसको ही हम क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। इसी का अध्ययन, और ये नागरिकता और ये जो राज्य के बीच में जो संबंध स्टैब्लिश करने वाला होता है वो होता है संविधान। तो इस संविधान के बारे में पढ़ेंगे आज, मतलब मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूंगा। फिर संविधान में मैं आपको बताऊंगा कि एक दस्तावेज है नियमों का, लेकिन उस नियमों का कैसे पालन कराना है, ये सारी चीजों को हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। यानी कि राज्य व्यवस्था क्या होती है ये जान लेंगे। जब ये जान लेंगे तब हमें, अभी आपने को मैंने बताया कि हमारा जो संविधान है
हमारे संविधान की शुरुआत किससे होती है? तो उद्देशिका से होती है। तब जाके हम लोग प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना जिसे आप कहते हैं इंट्रोडक्शन, इसमें एंट्री कर जाएंगे। मतलब आज का टारगेट क्या क्या है, फिक्स है। सबसे पहले हम लोगों को समझना है राज्य क्या होता है, देश क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है। फिर इसमें हम समझेंगे सिविक्स के बारे यानी नागरिक शास्त्र के बारे में। नागरिक शास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया कि जो जनता है, जो नागरिक है, और जो राज्य है, राज्य क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश राज्य, झारखंड राज्य, बिहार राज्य वो राज्य नहीं है। इनके बीच का जो संबंध है, ये संबंध स्टैब्लिश जो करेगा वो संविधान करेगा। वो कैसे संबंध स्टैब्लिश करेगा उसको समझेंगे। अब फिर ये पॉलिटी, और यही पॉलिटी में बात की जाए तो आपका मेंस जो आप आंसर राइटिंग करते हैं, यहीं से आपका मेंस भी तैयार होता है, यही पॉलिटी से। ये कहा जाए तो एक प्रकार से सिविक्स नागरिक शास्त्र में, या फिर कहा जाए ये संविधान में आप सारे नियमों, सारे आर्टिकल, सारे चैप्टर यानी भाग, अनुसूचियां पढ़ते हैं पीटी के लिए, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन है, व्यवहारिक पक्ष है, वो मेंस और इंटरव्यू में काम आता है। तो फिर हमारा संविधान की जो शुरुआत हुई है वो उद्देशिका से हुई है, तब हम बात कर रहे होंगे उद्देशिका की। यानी आज का टारगेट फिक्स है, क्या है ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग कैसे चलने वाले हैं। देखिए, जेपीएससी के बैच में जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने की शैली, पढ़ने की तरीका बिल्कुल अलग होगी भाई। बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ रहे होंगे। मतलब वो नहीं है कि भाई रटे रटाए वाली चीजें लेकर आ गए, लिख करके दे दिए। हमने उद्देशिका कल पढ़ाया एनटीपीसी के बैच में, एक्साइज कांस्टेबल के बैच में, फील्ड वर्कर के बैच में, वो एक तरीका अलग है भाई। ये तरीका अलग होगा, आप खुद देख रहे होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट कि पेपर 1 और पेपर 2 जेपीएससी के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ फोकस स्टडी विद अभी में क्लासेस स्टार्ट है। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा फोकस स्टडी विद अभी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी आपको बैच ऑफर में मिल रहा है, मात्र 4000 जिसकी फी रखी गई है। ठीक है, बहुत जल्द ये फी आपको 8000 में मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि आपको यहाँ पे केवल कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट के साथ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगी, और आपको नोट्स हर एक चैप्टर का अपलोड किया जा रहा है। तो कई चीजें आप देख भी पा रहे होंगे, आज भी देखेंगे आप। और पेपर 2 और पेपर 1 दोनों कवर होगा। पेपर 1 में ऑलमोस्ट मेरे द्वारा ही सारी क्लासेस करवाई जाएगी। पेपर 2 आपके गांधी सर 3 बार जेपीएससी मेंस है। और जेपीएससी के लिए जिनको भी लैंग्वेज पेपर की तकलीफ है, तो भाई खोट्टा अगर आप लेने का सोच रहे, खोट्टा का रिजल्ट भी अच्छा है, 0 सन्नाटा में है, तो गांधी सर आपके साथ जुड़े हुए हैं। अभी मात्र केवल 2000 फी में सर ने बैच स्टार्ट किया है। कल उनका डेमो भी आया था, यूट्यूब में आपने देखा भी है। तो बड़े ही शानदार में खोट्टा में उनका जो कंटेंट है ना, लाजवाब कंटेंट, और एकदम अपडेट करके चीजों को समझा करके दे रहे। बस वो कंटेंट को आपको छापना है एग्जाम में, लेकिन हाँ समझ करके। तो वो समझने का काम आपको वीडियो सर प्रोवाइड कर रहे हैं एप्लीकेशन में भी। तो जो जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। चलिए भाई, यानी इतना तो बात है क्लियर कि आज का टारगेट क्या है ये मैंने बतला दिया है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उद्देशिका जो चैप्टर है, लेकिन उद्देशिका से पहले बहुत सारे टर्म्स उसको समझते हैं। लेकिन उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है उसको पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि आप होप शो के बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये चीजें नई लगे, आज नई नई चीजें लग सकती है, बहुत सारी चीजों आपको पुराना भी लग सकती है जो अच्छे लेवल पर तैयारी की है। देखिए, उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना आप कहते हैं, यानी जो प्रियम्बल कहते हैं, वो क्या लिखा हुआ हमारे संविधान में। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो आपको लिखा हुआ मिलेगा, हम भारत के लोग। ठीक है, ये पूरा समझने वाला लाइन है भाई। हर एक लाइन, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ हर एक लाइन आपको समझने वाला है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम भारत के लिए लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, ये बहुत डिटेल करेंगे अभी हम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके समस्त नागरिक को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, साथ के साथ विचार में, अभिव्यक्ति में, विश्वास में, धर्म में, उपासना की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आगे बढ़े तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी कि समानता की बात कर रही है यह उद्देशिका। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख यानी कि जो डेट है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करती है। यह है हमारा उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, या फिर आप जिसे ये प्रियम्बल कहते हैं।
अब आपको ये समझ में नहीं आया भाई, लेकिन आप जब ये पढ़ लिए ना, ये जो लाइन मैंने अभी आपको लिख करके दिखाया है, यही हमारा संविधान है। यानी आप इसको पढ़ करके समझ गए तो आप इतना पता कर लेंगे कि जो जो संविधान है भारत का, वो संविधान भारत का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। यानी उसकी मूल बातें आपको ये उद्देशिका में लिख दी गई है। अब ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो उद्देशिका आप बोल रहे हैं और जो प्रस्तावना, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को मैं समझाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। बाकी ये तो आपको बस दिखाना था, अभी यहाँ पे हम लोग नहीं आएंगे। सबसे पहले हम लोगों को बहुत सारी चीजें कवर करनी है, उसको हम लोग पहले कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा टारगेट है आपको कुछ टर्म को समझाना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंट्री किसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम सबसे पहले ये समझेंगे कि देश बोलते किसे हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे कि राज्य किसे बोलते हैं। राज्य बोले तो स्टेट। आप कई बार जब आप पॉलिटी को पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे किताब लक्ष्मीकांत को उठा कर देखेंगे तो भारत राज्य की बात की जाएगी, भारत राज्य बोला जाएगा। झारखंड राज्य आप जो बोलते हैं ना, वो गलत है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश राज्य वो गलत है, बोल देते हैं वो अलग बात है। भारत राज्य, तो वो स्टेट के मीनिंग को हम लोग समझेंगे कि राज्य अगर बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको। या फिर इसके बाद हम बात कर रहे होते हैं राष्ट्र की, यानी कि इंडिया नेशन की हम बात करते हैं। तो नेशन होता क्या है, या राष्ट्र होता क्या है, या किस कब कहलाता है, इंडिया को हम कब राष्ट्र कह रहे होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने भारत को लेते हैं, यानी इंडिया है, ठीक है। यानी ये जब इंडिया की हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि मैं अगर इंडिया की मैप को एक बार बना दूं, चलिए पहले इसको हटा लिया जाए, इंडिया की मैप को ही हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये रहा आपका, अरे भैया चलो कोई बात नहीं, इंडिया की ये क्या हो गई, मैप हो गई, ठीक है ना। यानी ये इंडिया की क्या हो गई, मैप हो गई। चलिए मैप अच्छे से कर लिया जाए यार, थोड़ा ज्योग्राफी, देखिए काफ़ी दिनों से क्लास आपका बंद है ज्योग्राफी का, इसीलिए। तो कोई भी चीज़ें देखिए प्रैक्टिस से ही होती है सब कुछ। वैसा बाकी यार मैप तो बहुत सुंदर मैं बना देता हूँ, आपने क्लास भी किया होगा तो आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ों को समझना है भाई, ठीक है। बाकी इसमें उतना ज़्यादा हमें अंदर मैप को काम नहीं लाना, ठीक है। बात कर रहे हैं इंडिया की, और हमें समझना क्या है, कंट्री, राष्ट्र और राज्य के बारे में। तो इंडिया की जब हम बात कर रहे होते हैं, यानी इंडिया की जो ये भूभाग आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो भूमि की बात कर रहे हैं इंडिया की, तो जब आप इंडिया के इस भूमि को आप जब भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा, भौगोलिक, इस वर्ड को आपको ध्यान देना, मैंने क्या कहा, भौगोलिक दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं, यानी कि जब आप ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से आप इसे देख रहे होते हैं, यानी कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जब आप इसे देख रहे होते हैं, किसे देख रहे होते हैं, या आप जिस भी देश की बात कर ले, उसकी जब भूभाग को, उसकी भूमि को जब आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण कहने का मतलब है कि इंडिया की नदी के बारे में, ठीक है, पहाड़ के बारे में, ठीक है, वन के बारे में, वन्य जीव के बारे में, तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण हो गया। तो जब आप इंडिया के भूभाग को आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं, तब हम उसे देश का नाम देते हैं, या फिर हम उसे देश कहते हैं, या फिर वो देश कहलाता है। लेकिन जब आप इसी भूभाग को राष्ट्र या नेशन जब कहते हैं, तब आप इस भूभाग को किस दृष्टि से देख रहे होते हैं, तो संस्कृति के दृष्टिकोण से आप देख रहे होते हैं। संस्कृति के दृष्टिकोण से देखने का मतलब यह है कि वहां का खान पान, ठीक है, वहां की रहन सहन, वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो नृत्य है, वहां की जो कला शैली है, उसकी जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम तब क्या कर रहे होते हैं, राष्ट्र की हम बात करते हैं। तब वो क्या कहलाएगा, वो भूभाग राष्ट्र कहलाएगा, यानी कि नेशन कहलाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि जब आप इस भूभाग की बात कर रहे होंगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इंडिया की जब आप खान पान की बात कर रहे होंगे, वहां के रहन सहन की बात कर रहे होंगे, वहां की विविधताएं की बात कर रहे होंगे, वहां की भाषा की बात कर रहे होंगे, की बोलियां की बात कर रहे होंगे, वहां के नृत्य की बात कर रहे होंगे, यानी वहां की संस्कृति की जब बात कर रहे होंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, नेशन का नाम देंगे, या फिर हम उसे राष्ट्र कहेंगे। लेकिन उसी भूभाग की जब हम बात कर रहे होंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से, या हम उसे भौगोलिक दृष्टिकोण से देख रहे होंगे भारत को, तो वो हो गया एक कंट्री, यानी कि एक देश। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राज्य, यानी कि स्टेट। अब आप भारत राज्य की जब आप बात करते हैं, तो राज्य कब आप कहेंगे, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र कब राज्य कहलाएगा, इसके 4 शर्त होते हैं, ठीक है ना। इसके 4 शर्त होते हैं, 4 कंडीशन होते हैं। सबसे पहले उसके पास अपना एक भूभाग होना चाहिए। नेक्स्ट,
उसके पास अपनी एक जनसंख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके पास अपनी एक स्टेबल सरकार होनी चाहिए, स्थिर सरकार होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, संप्रभुता वाला देश होना चाहिए। वो हमने क्या बोला कि अगर भारत राज्य की बात हमें करनी है, अगर हमें भारत राज्य की बात करनी है तो भारत राज्य कहलाएगा कब, यानी कि मैं बोल रहा हूं इंडिया स्टेट, ठीक है ना। आप कई बार आप न्यूज में भी सुनेंगे, ठीक है, इंडिया स्टेट की बात हो रही है। इंडिया स्टेट कहने का मतलब यह है कि उसमें इंडिया ने 4 कंडीशन को फॉलो किया होगा कि इंडिया की अपनी एक भूभाग है, बिल्कुल है, ये रहा आपका मैप। नेक्स्ट, वहां एक सर्टेन जनसंख्या, भैया पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश ही भारत है। सरकार, बिल्कुल मोदी गवर्नमेंट एक स्टेबल सरकार, एक स्थिर सरकार है। और चौथा, संप्रभुता वाला देश है। यस, बिल्कुल संप्रभुता वाला देश है। अब ये संप्रभुता होता क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, सोवरेन, सोवरेन कंट्री होना चाहिए, तो जाकर के हम उसे क्या कहेंगे, स्टेट का दर्जा देंगे। चलिए, अब ये समझ में आ गया, आपको डिफरेंस समझ में आया। लेकिन अब आपको ये समझना है कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। लेकिन अब आपको ये भी समझना है कि हम झारखंड राज्य कहना गलत क्यों है, उत्तर प्रदेश राज्य कहना गलत क्यों है, बिहार राज्य कहना गलत क्यों है। क्यों गलत है भाई, यहाँ क्या उसके भूभाग नहीं है बिहार की अपनी, झारखंड की? यस बिल्कुल है। क्या वहां की एक सर्टेन जनसंख्या नहीं है? बिल्कुल है। क्या वहां सरकार नहीं है, जेएमएम की यहाँ पे गठबंधन की सरकार है? क्या ये संप्रभुता वाला देश नहीं है झारखंड? तो नहीं है, ये संप्रभुता नहीं है। अब सबसे पहले संप्रभुता को समझते हैं, तब जाके क्लियर होगा कि ये आप क्यों नहीं बोल सकते हैं, या फिर क्यों भारत को एक राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, या दिया गया भी है, क्योंकि संप्रभुता वाला देश है भारत। देखिए, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इसके समझिए। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि कोई भी देश, ठीक है ना, कोई भी देश या फिर वह देश जो अपने आंतरिक मामलों में, जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया के अंदर कोई भी अगर कानून बनाना है तो वहां की जो सरकार है वो सरकार इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उस देश के लिए कोई भी कानून, कोई भी नियम अपनी जनता के लिए बनाने के लिए उस पर बाहर से कोई भी दबाव नहीं होगा। यानी कि अमेरिका का, चाइना का क्या भारत के ऊपर दबाव है? अगर भारत को कोई भी एक कानून बनाना, जैसे नागरिकता के ऊपर, ठीक है, सिटीजनशिप के ऊपर, तो वो स्वतंत्र है। क्या अमेरिका अगर आके बोल दे कि भारत आप नागरिकता के ऊपर कोई अदर नियम या कोई कानून नहीं बना सकते, तो क्या भारत सरकार नहीं बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। क्यों? क्योंकि भारत एक संप्रभुता वाला राज्य है, ठीक है। इसीलिए तो संप्रभुता का मतलब ही यही है कि वह देश जिसके पास अपनी एक स्थिर सरकार हो और वह अपने देश के लिए कोई भी कानून, कोई भी नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हो, उस पर बाहरी कोई भी दबाव ना हो, उसे हम संप्रभुता वाला देश कहते हैं। तो ये बिल्कुल हम लोग सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं, भारत में सेम कंडीशन है। अब राज्य में आइए, झारखंड राज्य या फिर उत्तर प्रदेश राज्य लीजिए, बिहार राज्य लीजिए, या कोई भी उत्तराखंड राज्य ले लीजिए। अब यहाँ की जो राज्य सरकार है, जब भी चाहे केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार के पावर को क्या कर सकता है, या वहां की सत्ता को अपने अधीन कर सकती है, ठीक है ना। केंद्र सरकार चाहे तो बिहार या झारखंड या उत्तर प्रदेश के शासन को अपने अधीन ले सकती है। यानी कि तीनों तो फॉलो कर गया है, झारखंड राज्य, बिहार राज्य, लेकिन ये संप्रभुता वाला जो शब्द है इसे फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में जो सत्ता है, उत्तर प्रदेश में जो सत्ता है, उस सरकार को केंद्र सरकार चाहे तो अपने अधीन ले सकती है। इसलिए यहां पे अब समझ में आ गया कि अगर हम झारखंड राज्य कह रहे हैं तो वो देखिए, कह लेना वो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग को समझना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अब आप एक अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर हो गया मेरे भाई। यानी आपने क्या समझ लिया सर? आपने समझ लिया, सबसे पहले क्लियर कर लिया कि हम देश किसको बोलेंगे, राज्य किसको बोलेंगे, और राष्ट्र किसको कहेंगे। तो जब हम देश की बात कर रहे होंगे, यानी हम इंडिया के भौगोलिक दृष्टिकोण की बात कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं तिब्बत, ठीक है, तिब्बत राज्य, क्या तिब्बत राज्य लिखना सही है? तिब्बत स्टेट नहीं सही है। क्यों? देखिए, इसके पास अपना भूभाग तो है, यहाँ पे एक जनसंख्या भी है, यहाँ पे सरकार ही है, लेकिन ये संप्रभुता वाला देश नहीं है, क्योंकि यहाँ की सरकार, यानी ये जो सरकार है, वो इंडिपेंडेंट हो करके तिब्बत के लिए कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं। इस पे किसका अधिकार है? चाइना का। इसलिए तिब्बत स्टेट आप नहीं कह सकते। समझ में आ गया? यानी तिब्बत क्या है? एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, यहाँ पे संप्रभुता वाली सरकार नहीं चलती है।
राज्य क्लियर हो गया, मैंने आपको बतला दिया अभी फिर से एक बार। राष्ट्र नेशन यानी कि जब हम भूभाग को या कोई भी देश की संस्कृति के दृष्टिकोण से देख रहे होंगे तो हम उसे राष्ट्र का दर्जा दे रहे होंगे। संस्कृति का मतलब खान पान वहाँ कैसी है, वहाँ रहन सहन कैसी है, वहाँ की वेशभूषाएं कैसी, वहाँ की भाषा कैसी, वहाँ की बोलियां कैसी है, वहाँ के मेले, वहाँ के त्यौहार की जब बात हो रही होगी तो हम संस्कृति की बात कर रहे होंगे, तो उसे हम राष्ट्र का दर्जा देते हैं या हम उसे राष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। ये बातें क्लियर हुई कि नहीं? तो भाई देखिए, अब आगे जब हम बात कर रहे होंगे तो भारत राज्य कहेंगे हमेशा, ठीक है ना, या कभी भी शब्द यूज किया जाएगा राज्य की, तो भाई राज्य शब्द का यूज करने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सा स्टेट है? ये राज्य मतलब भारत राज्य की बात हो रही, ना कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट ले लेंगे अपने माइंड में, ठीक है? क्योंकि राज्य कहलाने का मतलब है कि आपके पास 4 कंडीशन शर्तें फुलफिल होनी चाहिए: भूभाग की, जनसंख्या की, सरकार की और सोवरेन। संप्रभुता को हम लोग आगे और भी डिटेल करेंगे उद्देशिका जब पढ़ रहे होंगे। यानी सबसे पहले हम लोगों का एक तो सबसे पहला टारगेट कंप्लीट हो गया, इसको हमें समझाना था, ठीक है सर। अब नेक्स्ट टारगेट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या समझना है? देखिए, हमने आपको क्या बताया? सिविक्स मैंने कहा था आपको, ठीक है ना। यानी सिविक्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? नागरिक शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? नागरिक शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। क्या कहते हैं हम लोग इसे? नागरिक शास्त्र कहते हैं। सिविक्स को क्या कहते हैं हम लोग? नागरिक शास्त्र कहते हैं। चलिए समझते हैं नागरिक शास्त्र के बारे में। यानी इस सिविक्स में हम लोग पढ़ते क्या है इसको भी समझते हैं। देखिए, अब आपको राज्य क्लियर है, तो अब मैं राज्य को लेकर के चलूंगा। राज्य कहने का मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए? जैसे ही मैं राज्य बोल दूं, यानी कि ये भारत राज्य की बात हो रही है, यहाँ पे 4 चीजें फुलफिलमेंट हो रही है: भूभाग की, जनसंख्या की, सरकार की और संप्रभुता की। क्लियर है? मैं बार बार इसको रिकॉल करते चलूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। चलिए, इसके बाद सिविक्स और नागरिक शास्त्र की बात की जाए तो नागरिक शास्त्र में हम एक्चुअली अध्ययन करते किसकी है इसको आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो नागरिक शास्त्र में हम अध्ययन किसकी करते हैं? तो नागरिक शास्त्र में हम लोग राज्य और जो नागरिक है, नागरिक कहने का मतलब जो जनता है, ठीक है ना, यानी हम और आप, इनके बीच का जो संबंध है, ठीक है ना, इनके बीच जो संबंध है, इसके संबंध को हम लोग कहाँ अध्ययन करते हैं? इस नागरिक शास्त्र में अध्ययन करते हैं। समझ में आया मेरे भाई? आपको समझ में आया? अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, एक चीज और भी समझिए बढ़िया से, और भी मैं इसे खोलता हूं। देखिए, हमने क्या बताया नागरिक शास्त्र के बारे में कि जो राज्य है और जो जनता है या फिर जो नागरिक है, मैं खोल रहा हूं, ठीक है ना। देखिएगा, ये जो जनता और जो राज्य है, इसके बीच का जो संबंध है, इस संबंध का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? तो नागरिक शास्त्र में करते हैं। राज्य कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है वहां पे अपना उसका एक भूभाग होगा, जनसंख्या होगा और वहां की एक सरकार होगी, साथ के साथ संप्रभुता वाला देश होगा। अब एक बात बताइए, इन चारों पॉइंट में, भूभाग में, जनसंख्या में, सरकार में और संप्रभुता में, जो कार्य करने की इकाई जो होगी वो कौन होगी? यानी कार्य कौन कर रही होगी? तो भाई आप कहेंगे सर सरकार कार्य कर रही होगी। तो आपको बहुत बार किताब में मिलेगा कि सरकार और जनता के बीच का जो संबंध है, सरकार और जनता के बीच का जो संबंध है या फिर नागरिक और सरकार के बीच का जो संबंध है, इसके अध्ययन को हम कहाँ करते हैं? नागरिक शास्त्र में करते हैं। कई बार आपको कई किताबों में मिलेंगे, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बुक में पढ़ेंगे, तो वहां पे सरकार लिखने का मतलब क्या है समझ में आ रहा ना? क्योंकि ये जो राज्य है और जो जनता के बीच का जो संबंध के अध्ययन को हम नागरिक शास्त्र में जब पढ़ रहे होते हैं, तो ये संबंध राज्य के साथ हो रहा है, तो राज्य की कार्य करने की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो कौन है? सरकार है। तो सरकार और जनता के बीच का संबंध भी आप इसको बोल सकते हैं। ये दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सही है नागरिक शास्त्र की। अब आपके मन में डाउट ये आ रहा कि ये जो संबंध आप बोल रहे हैं सर, ये संबंध बनाने वाला व्यक्ति कौन है? तो यही संबंध जो बनाता है राज्य और नागरिक के बीच में, वो संबंध बनाने वाला जो बंदा है वो है हमारा संविधान, ठीक है। यही संविधान है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे संविधान राज्य और नागरिक के बीच एक संबंध बनाता है, उसको कैसे परिभाषित करता है, वो सारा चीज मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। धीरे धीरे एक एक स्टेप पे चलते चलिए। सबसे पहले आपको ये क्लियर मैंने कर दिया कि देश, राज्य और राष्ट्र कहते किसे हैं। इसके बाद मैंने आपको अभी यहाँ पे धीरे धीरे करते करते आपको मैंने ये बता दिया कि जो हम सिविक्स नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते क्या है? तो जो राज्य है और जो नागरिक जनता है। अब एक बात याद रखिएगा, नागरिक को नागरिकता, ठीक है ना, नागरिकता मिलती है ना भाई, नागरिकता हम लोग पढ़ेंगे भी, तो ये देता कौन है? तो ये देश देता है। अब ये देता कैसे है, क्या इसके कंडीशन, वो अलग बात है। तो नागरिकता हमें देश देती है।
तो ये नागरिक के बीच का संबंध और राज्य के बीच के संबंध का अध्ययन हम नागरिक शास्त्र में करते हैं। और कहा जाए तो सरकार और जनता नागरिक के बीच का संबंध हम नागरिक शास्त्र में करते हैं। और ये जो संबंध स्टैब्लिश करने वाला जो बंदा है वो बंदा कौन है? हमारा संविधान है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं, ये बताइएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने आपको ये क्लियर कर दिया कि जो जनता नागरिक के बीच का जो संबंध है, इसके अध्ययन हम कहाँ करते हैं? नागरिक शास्त्र में करते हैं। और इसके संबंध को क्या कहा जाता है? तो इसी के संबंध को ही नागरिकता कहते हैं, ठीक है ना। अब ये नागरिकता देगा कौन? तो देश देगा। ये आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी सेक्शन में। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे मैं अब आपको कुछ चीजें को क्लियरिफाई करता हूँ। देखिए, राज्य कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया, राज्य कहने का मतलब अब आप इसको सरकार से भी समझ सकते हैं, है ना भाई। क्योंकि राज्य कहने का मतलब 4 कंडीशन: भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। कार्य करने की यूनिट कौन है? सरकार है। इसके बीच जो संबंध बन रहा है, किसके बीच? नागरिक के बीच संबंध बन रहा है कि नहीं भाई? नागरिक के बीच संबंध बन रहा है। तो इसके बीच का जो संबंध बन रहा है, तो अब एक बात बतलाइए, सरकार क्या चाहती है? सरकार क्या चाहती है? सरकार क्या चाहती है कि जनता के ऊपर शासन करे, ठीक है। अब शासन करने के लिए सरकार को क्या चाहिए? जनता के पास शासन करने के लिए क्या चाहिए भाई? इसको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। तो सरकार क्या चाहती है? कि पूरा पावर मिल जाए, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट नागरिक कुछ और चाहती है, जनता कुछ और चाहती है। क्या चाहती है? कि हमें स्वतंत्रता मिले, ठीक है ना। हमें स्वतंत्रता मिले, हमारे जीवन में या हमारे कोई भी कार्यों में सरकार हस्तक्षेप ना करे। हम यही चाहते हैं ना भाई। देखिए, दोनों को चीजों को समझिए। राज्य क्या चाह रहा है, यानी सरकार क्या चाह रहा है? हमें शक्ति मिले, जिससे कि हम जनता के ऊपर क्या कर सके? अधिकार कर सके, शासन कर सके। तो उसके लिए क्या चाहिए? जनता को, राज्य को शक्ति चाहिए शासन करने के लिए। 100% शक्ति मिल जाए, सरकार यही चाह रही है। लेकिन नागरिक क्या चाह रहे हैं? नागरिक जस्टिस के अपोजिट चाह रहे हैं भाई। नागरिक क्या चाह रहे हैं? कि हमें अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, ठीक है ना। हमें जितना हो सकता है हमें स्वतंत्रता मिले। तो देखिए, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थिंकिंग है। लेकिन अब एक बात बतलाइए, क्या अगर पूरी शक्ति सरकार को मिल जाए, 100% अगर सरकार को शक्ति दे दी जाए हमारे ऊपर शासन करने के लिए, तो क्या यह भी सही है? या फिर हमें पूरी स्वतंत्रता मिल जाए तो क्या यह भी सही है? समझिएगा, अगर सरकार को पूरी शक्ति मिल जाती है 100%, हिटलर को आप जो देख रहे हैं, हिटलर की जो सत्ता चली थी, वो क्या सत्ता सही थी? वो एक तानाशाही सरकार थी, फासिस्टवादी सरकार उसे हम कहते हैं, निरंकुश सरकार कहते हैं। तो क्या ये अगर आप भारत में देखने को मिल जाएगी, पूरे सरकार को पूरी पावर मिल जाए हमारे ऊपर शासन करने के लिए, तो ये 100% अगर पावर मिल जाने के बाद उसको मिसयूज किया जाएगा, यानी हमारे ऊपर क्या किया जाएगा? शासन नहीं, हमारे शोषण किया जाएगा, तानाशाही सरकार इसे कहेंगे। यानी कि पूरी शक्तियां भी देना सही नहीं है सरकार को। नेक्स्ट, अगर हमें पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, अगर हमें पूरी स्वतंत्रता जब मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम अब आपके कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही हस्तक्षेप करना यानी इंटरफेयर करना शुरू करेंगे तो यहीं पे फैल जाएगी अराजकता, ठीक है। तो किसी देश में अराजकता जैसे सिचुएशन बन जाए, क्या ये सही है? नहीं। यानी हमें स्वतंत्रता भी पूरी नहीं मिलनी चाहिए और सरकार यानी कि राज्य को 100% पावर भी नहीं मिलनी चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा? तो भाई अब ये जो चीजें हैं कि कितना पावर सरकार को और नागरिक को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसके संबंध को कौन समझाएगा? तो संविधान बतला रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप देखिए, संविधान में हम लोग एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे। यानी कि इसकी शक्ति के बीच में राज्य की शक्ति, यानी राज्य को शक्ति जो मिलेगा और नागरिक को क्या चाहिए? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो नागरिक को स्वतंत्रता चाहिए, तो इसके बीच एक संतुलन होना चाहिए, दोनों में एक संतुलन होना चाहिए। यानी एक सर्टेन शक्ति मिले, ठीक है, और एक कुछ स्वतंत्रता मिले। भाई जनता भी तो चाहते ना कि हमारे आम जीवन में सरकार दूर रहे, उसमें इंटरफेयर ना करे, और कुछ शक्ति सरकार को भी चाहिए ताकि हम जनता को रेगुलेट करके रख सकें, ठीक है, अराजकता जैसे सिचुएशन ना फैले। तो इस पे संतुलन बना रहे, तो इस संतुलन बनाने का कार्य कौन करेगा? तो हमारा संविधान करेगा। अब आ गया संविधान की बातें। अब चलिए हम लोग संविधान में आते हैं। अब देखिए, संविधान हम लोग एंट्री कर चुके हैं। संविधान है क्या, पहले इसको आप समझिए। संविधान है क्या तो आप पढ़ेंगे जब लक्ष्मीकांत जैसे किताबें आप खोल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपको मिलेगा संविधान के बारे में यही कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है। क्या होता है? मैं यहां लिख रहा हूं, संविधान क्या होता है? संविधान किसी देश का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए सर, इसका मतलब समझिए। ये केवल लाइन नहीं है, इसमें कई चीजें इसमें छुपी हुई है। संविधान किसी भी देश का क्या है? एक सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है। कहने का मतलब है सर्वोच्च
विधिक दस्तावेज, दस्तावेज मतलब इसमें क्या है, नियम लिखी हुई है, ठीक है, लिखी हुई चीजें है, इसमें दस्तावेज है। विधिक क्या यानी कि नियम इसमें लिखी हुई है। अब ये जो नियम लिखी है ये सर्वोच्च है, सर्वोच्च है मतलब भाई इससे ऊपर अब देश में ना कोई कानून नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा, कोई भी कानून नियम जो भी देश में होगा वो इसके अंडर होगा, ना कि इससे कोई ऊपर होगा। क्योंकि संविधान के बारे में बतलाया ये जा रहा है कि संविधान खुद में एक सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है, ठीक है, कि इससे ऊपर अब उस देश में, जैसे कि भारत का संविधान, तो भारत के संविधान एक सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है भारत का। अब इससे ऊपर कोई दूसरा नियम कानून नहीं हो सकता, कोई भी नियम कानून इसके अंडर होगा, इसके अधीन होगा। क्लियर हो गया पहला लाइन, यानी कि पहला आपको मैंने ये बताया कि संविधान क्या है, तो संविधान सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होती है, ठीक है। अब ये विधिक दस्तावेज जो है, ये विधिक दस्तावेज जो है क्या करेगी, सरकार के, समझिएगा, ये क्या करेगी विधिक दस्तावेज, सरकार के अंग, ठीक है ना, सरकार के अंगों, अभी आपको मैं एक पॉइंट पहले लिख दे रहा हूं फिर मैं समझाऊंगा हर एक पॉइंट को। सरकार के अंगों को, सरकार के अंगों के जो कार्य होंगे, कार्यों को, सरकार के जो अंग हैं उनकी जो शक्तियां हैं, ठीक है ना, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों को, साथ के साथ उनकी शक्तियां की कुछ सीमाएं होनी चाहिए, ठीक है ना, साथ के साथ क्या होना चाहिए, उत्तरदायित्व भी होना चाहिए सरकार, किसके अधीन, जनता के अधीन। मैं अभी समझाऊंगा, मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं ना, उत्तरदायित्व होना चाहिए, हर एक चीज में समझाऊंगा, उत्तरदायित्व होना चाहिए, ठीक है ना, उत्तरदायित्व होने का उल्लेख करता है ये हमारा संविधान, ठीक है ना, उल्लेख करता है हमारा संविधान, ठीक है, उल्लेख करता है। अब देखिए इस प्रकार से समझिएगा मेरे भाई, प्रकार से क्या संविधान को बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया कि संविधान जो है एक विधिक दस्तावेज है, जो यहां मैं लिख रहा हूं, जो सरकार के अंगों, सरकार के जो अंग है उनके जो कार्य हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी शक्तियां, उनको शक्तियां भी दी जा रही है, ठीक है, सरकार के जो अंग हैं, अब सरकार के अंग क्या क्या वो मैं बताऊंगा, अब उनके अंग को कुछ कार्य दिए जाएंगे, अब उनके जो कार्य करने के लिए क्या होगा भाई, उनको कुछ शक्ति, अभी भाई मैं आपको बोल दूं कि कुछ कार्य करना आपको, ठीक है ना, आपको जैसे कि अब आप एक कोई भी कांस्टेबल बन गए हैं, दरोगा बन गए, कुछ भी बन गए, तो अगर आपके पास पावर नहीं आपको दिया जाएगा तो क्या आप वहां पे शांति व्यवस्था बना पाएंगे अपने जिले, अपने जहां पे भी आप पोस्टेड होंगे, नहीं। तो यानी कि यहां पे भी बोला वही जा रहा संविधान के द्वारा कि संविधान में क्या है, संविधान एक सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है, यानी संविधान कुछ नहीं है भाई, इसमें नियम कानून एक लिख दिए गए हैं। अब इस नियम कानून के तहत जो सरकार है, सरकार की जो अंग है, और सरकार के अंग जो कार्य क्या कार्य करेगी, क्या कार्य करेगी, उसके लिए क्या शक्तियां उनको है, और वो शक्तियां भी एक लिमिट वे में उनको दी जाएगी, और शक्तियां एक लिमिट वे में होगी, साथ के साथ उनको सरकार को क्या करना, उत्तरदायित्व भी बनना है। उत्तरदायित्व कैसे बनेंगे या फिर बने हुए हैं हमारे संविधान में, क्या चीज दिया गया वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इस प्रकार से, अच्छा ये जो सरकार के अंग होंगे, ये जो कार्य करेंगे उन एक शक्तियां के तहत, एक लिमिट के तहत, और उत्तरदायित्व होंगे, किसके ऊपर उत्तरदायित्व होंगे, ये जो कार्य करेंगे किसके लिए, जनता के लिए ही करेंगे, नागरिक के लिए। तो देखिए ये संविधान क्या कर रहा है, सरकार और जनता के बीच में देखिए संबंध बनाया कि नहीं बनाया, यही संबंध का तो अध्ययन हम नागरिक शास्त्र में करते हैं, या इसी संबंध को हम नागरिकता कहते हैं, नागरिकता हमें देश देती है। क्लियर हुआ, चीजों को आप को रिलेट कर पा रहे हैं। अभी मैं आपको हर एक पॉइंट और भी समझाऊंगा, चलिए एक एक पॉइंट पे अब हम लोग आते हैं। पहले देखिए अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि संविधान क्या एक सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है। सर्वोच्च विधिक दस्तावेज का मतलब यह है कि इससे सर्वोपरि कोई दूसरा कानून नियम उस देश में नहीं होगा, कोई भी नियम कानून इसके अधीन ही होगा। अब आइए सरकार की जो अंग की जो बात की गई है, यानी कि हम इस अंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना, सरकार के 3 अंग होते हैं। हम लोग ये पूरा अभी पॉलिटी में ही पढ़ेंगे ये सारे अंग के बारे में। सरकार के 3 अंग है, ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले आपको याद रखना है कार्यपालिका, जिसे कहेंगे एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सेकेंड होता है आपका विधायिका, विधायिका हो गया। तीसरा हो गया आपका न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, ठीक है। अंग क्या हो गया, पहला ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका, अंग के बारे आपको मैंने क्लियर कर दिया। सरकार के 3 अंग कौन कौन से है, एक है आपका कार्यपालिका, एक है आपका विधायिका, और एक है आपका न्यायपालिका। अब इसके अंग के कार्य को चलिए समझते हैं, यानी कि अब ये वाला पॉइंट को समझते हैं, इस कार्य को हम लोग समझते हैं, ठीक है। सरकार के जो अंग हैं ये समझ में आ गया, सरकार के अंग के जो कार्य हैं चलिए उसको हम लोग देखते हैं। सरकार के 3 अंग देख लिए, अब हम लोग कार्य देखते हैं।
कार्य क्या है इसके अंग के, तो देखिए जो कार्यपालिका का जो कार्य है वो क्या कार्य है, इस विधायिका की क्या कार्य है, और ये न्यायपालिका की क्या कार्य है, इसको मैं बता रहा हूं। देखिए ये जो विधायिका है यानी कि संसद, ये क्या करेगा, नियम कानून बनाएगा, ठीक है ना, क्या करेगा, नियम कानून को क्या करेगा, बनाना है, इसका कार्य क्या है, नियम कानून को बनाना। अब ये जो नियम कानून बनाया गया है इसको इंप्लीमेंट करने का कार्य कौन करेगा, इंप्लीमेंट करने का कार्य कौन करेगा, तो आपका कार्यपालिका करेगा। और जो भी नियम कानून बनाए गए हैं या नियमों का कोई अगर उल्लंघन किया गया है तो इसकी जो देखभाल करना है, यानी कि नियमों का देखभाल, कोई उल्लंघन किया है तो उसको दंड देना, ये कार्य कौन करेगा, न्यायपालिका। यानी आपको ये समझ में आ गया कि अंग कौन कौन से हैं, तो अंग आपने 3 देख लिया भाई, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। उसके कार्य को आपने देख लिया, कार्यपालिका कार्य क्या है, कानून को, नियम को इंप्लीमेंट करना पूरे राज्य में। उस नियम कानून को बनाएगा कौन, विधायिका। और अगर नियम कानून का अगर उल्लंघन है, ठीक है, तो उल्लंघन अगर हुआ है तो उसको जो भी दंड निर्धारित की जाएगी किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है। यानी यहां तक चीजें क्लियर है। अब आइए शक्तियां की बातें करते हैं। अब शक्तियां की बातें जब हम लोग कर रहे होंगे, यानी पावर की बातें कर रहे होंगे, तो देखिए ये जो कार्य है, सरकार को कार्य करना है, तो कार्य कैसे करेगी, जब तक कि उनके पास कोई शक्तियां ना हो। तो कार्य को करने के लिए क्या होगा, सरकार को शक्ति देनी होगी, ठीक है। तो सरकार को क्या किया जाता है, शक्ति दिया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इन शक्तियों को गलत यूज ना कर ले, यानी कि मिस यूज ना करे सरकार, इसके लिए कुछ लिमिटेशन संविधान दिया है, यानी कि एक सीमाएं निर्धारित कर दी है कि इतना सीमा तक ही आप अपनी शक्तियों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई, सीमाएं क्या कर दी है, निर्धारित कर दी गई है। तो ये देखिए क्योंकि अगर ये सीमा, अगर एक लिमिट नहीं सेट किया जाएगा तो सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी तो कर सकती है। कई ऐसे नियम कानून बना देगी जो जनता के हित के लिए नहीं हो, जनता के अधिकार को हनन किया जा सकता है, इंप्लीमेंट करने का तरीका गलत हो सकता है, तो उसके लिए तो दंड, यहाँ पे नियमों को देखभाल या फिर जो भी दंड निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका है। लेकिन ये करने से पहले उनको ये सोचना है कि हम एक लिमिट के तहत ही कार्य करेंगे, ये हमारा संविधान बोलता है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सरकार जनता के ऊपर अत्याचार करने लगेगी। अब आइए अगला जो अंतिम वर्ड है जिसको हमें समझना है, उत्तरदायित्व कैसे है, समझिएगा। अब हम इस उत्तरदायित्व पॉइंट को समझाते हैं, ये भी आपको समझने वाला पॉइंट है, उत्तरदायित्व वाली बातें होगी। देखिए मैं इस प्रकार से आपको समझा रहा हूं कि सिद्धांतिक बातें, यानी कि किताबों की पॉइंट, फैक्चुअल चीजें भी आ जाए और व्यवहारिक पक्ष को भी आप लिखना समझ पाए, ठीक है। या इंटरव्यू में आपसे कई टर्म पूछे जा सकते हैं भाई, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है संविधान के बाद, कोई आपका लोकतांत्रिक सिस्टम के बारे बताइए, जो संप्रभुता उसके बारे बतलाइए, या भारत एक संप्रभुता वाला राज्य है या देश है, तो है क्यों है, क्या भारत राज्य कहना सही है, आखिर सही है तो क्यों सही है, क्या भारत राज्य और झारखंड राज्य या बिहार राज्य, इसके बीच का अंतर क्या है, और अगर बिहार राज्य कितना सही है कहना, क्या ये सही है भी या नहीं है सही, और आखिर नहीं है सही कहना तो क्यों नहीं है सही, उसके पॉइंट की व्याख्या करें या फिर हमें बताइए इंटरव्यू में। देखिए हर एक चीज आपका एक सवाल बन सकता है, क्योंकि आप एक कोई वनडे एग्जामिनेशन, कोई फैक्चुअल पॉइंट पे आप बातें नहीं कर रहे होंगे, पीटी के बाद जब आप मेंस में बैठेंगे, इंटरव्यू में जा रहे होंगे। तो आइए अब बात करेंगे कैसे उत्तरदायित्व है। सबसे पहले समझिए उत्तरदायित्व का मतलब क्या है, यानी कि उत्तरदायित्व का मतलब कि उत्तर देने के लिए, ठीक है ना, उत्तर देने के लिए आप दायित्व है, यानी कि उत्तर देना है आपको, किसको, जनता को। तो उत्तरदायित्व कैसे हमारा संविधान ने व्याख्या किया है, तो देखिए संविधान जो बताया है कि कैसे ये उत्तरदायित्व जनता के ऊपर 2 रूप से, ठीक है ना। एक तो मूल अधिकार हमें दिया गया है, ठीक है, मूल अधिकार दिया गया है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये मूल अधिकार हमें क्या बतला रहा है, मूल अधिकार हमें ये बतला रहा है कि भैया सरकार जो है आप, ठीक है ना, अपनी सीमाएं तक ही चीजों पे काम करें, आप हमारे आम जीवन में इंटरफेयर करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपना मौलिक अधिकार है। तो देखिए जनता के ऊपर जवाबदेही है कि अगर आप हमारा मूल अधिकार का हनन करते हैं तो आपको उत्तर उसका देना होगा। दूसरी बात, हमारे संविधान में डीपीएसपी की बात की गई है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि आपको, यानी आपको कहने का मतलब सरकार को जनता की भलाई के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, रोड बनाने होगी, सड़कें बनानी होगी, बिजली प्रोवाइड करनी होगी, घर मकान प्रोवाइड करना होगा गरीबों को। ये डीपीएसपी, यानी कि ये अगर आप नहीं कर रहे तो आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो ये देखिए उत्तरदायित्व का भी मतलब समझ में आ गया। तो देखिए इस प्रकार से जनता के बीच में, ठीक है ना,
जनता के बीच में और किसके बीच में, सरकार के बीच में ये जो संबंध बन रहा है, ये संबंध बनाने का काम कौन कर रहा है, तो ये हमारा संविधान कर रहा है। तो संविधान का मतलब समझ में आया आपका क्या है? संविधान एक मिनट भाई, संविधान क्या है? संविधान सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है जो सरकार के अंगों को और सरकार के अंग के क्या कार्य होंगे और उनको कार्य करने के लिए जो शक्तियां दी गई है और शक्तियों को एक सीमाएं प्रोवाइड की गई है, उसके आधारित ही आप अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं और साथ के साथ वो एक उत्तरदायित्व भी होंगे। ठीक है, तो ये जो संबंध बन रहा है किसके किसके बीच में, ये जो संबंध बन रहा है सरकार और जनता के बीच में, और ये सरकार और जनता के बीच जो संबंध बनाने का कार्य कर रहा है वो हमारा संविधान है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा सर। संविधान की बातें आपको समझ में आ गई है। अब आइए आगे के कुछ पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। कुछ 2-3 पॉइंट को लेते हैं जिसको आप आगे निरंतर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए भी, तो उसको आपको समझना जरूरी है। एक वर्ड है आपका संवैधानिक वर्ड, ठीक है ना। हम अभी उद्देशिका में भी आएंगे, लेकिन ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है भाई, अदरवाइज आपको फिर पॉलिटी पढ़ने से या फिर नागरिक शास्त्र आप पढ़ते हैं कोई मतलब नहीं बनेगा। संवैधानिक कहने का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल। एक आपको वर्ड और मिलेगा जिसको हम कहते हैं गैर संवैधानिक, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं गैर संवैधानिक। ये सारा चीज आपको मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, जब आप पढ़ रहे होंगे इंडियन पॉलिटी को। यानी इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। एक और वर्ड आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं असंवैधानिक। काफी सिमिलर है चीजें लेकिन काफी डिफरेंट है दोनों तीनों। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे? एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये है क्या इसको समझिए, ठीक है, ये है क्या इसको समझते हैं। संवैधानिक कहने का मतलब क्या है? संवैधानिक कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा प्रावधान या कोई भी ऐसा विचार या कोई भी ऐसी धारणाएं या कोई भी ऐसी संस्था, ठीक है ना, कोई भी विचार इसमें आ सकता है, कोई संस्था ऐसी हो सकती है, कोई प्रस्तावना ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, वो सारे के सारे जिसका उल्लेख कहाँ होगा? हमारे संविधान में होगा। कहाँ होगा? हमारे संविधान में होगा, तो हम उसे संवैधानिक कहेंगे। जैसे अगर हम राष्ट्रपति पद की बात कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री पद की बात कर रहे होंगे, चीफ मिनिस्टर पद की बात कर रहे होंगे, गवर्नर पद की बात कर रहे होंगे, तो ये सारे क्या है? संवैधानिक पद हैं, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो चर्चा है, इसकी प्रस्तावना, इसकी विचारें हमारे संविधान में व्याख्या की गई है। लेकिन कब हम गैर संवैधानिक या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे होंगे कि कोई भी ऐसा प्रस्तावना या कोई भी ऐसा विषय जिसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं होगा, समझिएगा इसके डिफरेंस को, हमारे इसकी चर्चा जो है संविधान में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना, इनका कहीं भी प्रावधान आपको इसकी कहीं भी चर्चा आपके संविधान में नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बाद भी ये जो भी इसका जो भी कार्य होगा ना, वो संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। इसका मतलब समझिएगा, जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं नीति आयोग का, ठीक है, नीति आयोग का। अब नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। अब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? क्योंकि इसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं है, कोई भी इसके लिए आर्टिकल्स मेंशन नहीं की गई, कोई भी अनुसूचियां नहीं है, कोई भी भाग में इसको नहीं रखा गया। लेकिन संविधान में कोई भी बातें, जो भी बातें लिखी गई है, जो भी एक मूल स्ट्रक्चर है, उसके मूल स्ट्रक्चर, उसके बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं भी ये नीति आयोग उल्लंघन नहीं करेगी, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे गैर संवैधानिक। अब आइए असंवैधानिक यानी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि एक ऐसा व्यवहार या कोई भी एक ऐसा कार्य जो संविधान के खिलाफ हो, उसे हम असंवैधानिक, यानी कोई भी ऐसा चीज जो संविधान के खिलाफ होगा, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे असंवैधानिक। ये संविधान के खिलाफ नहीं, ये संविधान के साथ ही कार्य करेगा, संविधान की बातों को फॉलो करते हुए काम करेगा, लेकिन इसकी चर्चा संविधान में नहीं होगी। केवल संविधान में इसकी चर्चा नहीं होगी, लेकिन संविधान के हर एक नियम कानून को पालन करेगा। ये संविधान के नियम कानून को तो पालन करेगा ही, साथ के साथ इसकी चर्चा भी संविधान में होगी, और ये संविधान के जस्ट खिलाफ कार्य करेगा, संविधान में भी इसकी चर्चा नहीं होगी। तो हम इसे क्या कहेंगे? असंवैधानिक या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइएगा। के बाद एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, जिसको हम कहते हैं स्टैच्यूटरी, ठीक है ना, स्टैच्यूटरी। हिंदी में हम इसे कहते हैं, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? विधिक। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विधिक। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए, दो अधिकार है, ठीक है ना, दो, इसको मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। दो अधिकार है,
एक है आपका मौलिक अधिकार, ठीक है, एक है आपका मौलिक अधिकार और एक है आपके पास सूचना का अधिकार, ठीक है ना, एक है आपका सूचना का अधिकार। अब इसके बीच के डिफरेंस को समझिए। मूल अधिकार कौन दिया आपको? संविधान ने दिया आपको। लेकिन ये सूचना का अधिकार किसने दिया है? ये सूचना का अधिकार किसने दिया है? संसद में जो संसद की जो अंग है विधायिका, विधायिका ने कानून बनाया है सूचना का अधिकार। समझिए, डायरेक्ट संविधान से जो अधिकार हमें मिला मौलिक अधिकार, वो आपका क्या होगा? वो हमारा स्टैट्यूटरी नहीं होगा। लेकिन जो संसद के जो विधायिका है, यानी कि संसद की जो अंग हो विधायिका, जो काम कार्य क्या है उसका? कानून बनाना। उस कानून के तहत जो अधिकार मिला हुआ है, जैसे सूचना का अधिकार हमें मिला हुआ, लेकिन ये हमारे संविधान से नहीं मिला, हमें संविधान के द्वारा नहीं मिला। लेकिन संविधान के द्वारा जो नहीं मिला, मतलब हमें संसद के द्वारा जो कानून बनाकर नागरिक को अधिकार दिया गया है, उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी, यानी कि विधिक। मतलब समझ में आया? डायरेक्ट संविधान में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। मतलब डायरेक्ट देखिए, ऐसा बात नहीं है कि सूचना का अधिकार का आपका आर्टिकल नहीं है भाई, है। लेकिन कब? संसद में पहले इसके लिए क्या किया गया? प्रस्ताव लाया गया, ठीक है ना। क्या किया जाता? देखिए, कोई भी आपको कानून बनाया जा रहा तो सबसे पहले क्या होता है कि पहले सबसे पहले उसकी क्या किया जाता है? उसका प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अब उस प्रस्तावना को या उस प्रस्ताव को क्या किया जाता है? डिस्कशन किया जाता है दोनों सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में। जब उन दोनों सदन से जब वो प्रस्तावना जब पास हो जाती है, तब जाके वो प्रेसिडेंट के द्वारा सिग्नेचर होता है, तब वो बिल वो क्या बनता है? आपका एक्ट बन जाता है। तो वही प्रोसेस हुआ है कि हमें अब लगा कि हमें सूचना का अधिकार की जरूरत है, तो संसद के द्वारा ये प्रस्तावना बिल लाया गया। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया, तब जाके ये कानून बना। तो इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी या फिर इसे हम कहते हैं विधिक। समझ में आ गया भाई? तो संसद द्वारा बनाई गई विधियों को, यानी कि अगर कोई संसद कोई विधि को बना रहा है, कोई कानून को बना रहा है, तो उसे हम कहेंगे विधिक, ठीक है ना। उसको हम विधिक का दर्जा प्राप्त होता है। संसद ऐसा कोई, और दूसरी बात ये भी याद रखिए कि संसद कोई ऐसा कोई कानून नहीं बना देगा जो संविधान के अगेंस्ट हो। ये भी आपको पॉइंट याद रखना। इसलिए ऐसा कोई विधिक नहीं बनेगा। विधिक मतलब कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो संविधान के अगेंस्ट हो। लेकिन अगर कोई विधि या कोई कानून संसद के द्वारा बनाई गई है, तो उसको किसका दर्जा है? स्टैट्यूटरी का दर्जा, यानी कि विधिक का दर्जा प्राप्त होगा। यहां तक दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने ये समझ लिया, मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में समझाता हूं, देन अब हम लोग प्रस्तावना या उद्देशिका को स्टार्ट करते हैं। अब समझिएगा एक चीज को, पॉलिटी जो आप कहते हैं, जिसको आप राज्य व्यवस्था भी कहते हैं, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटी कहने का मतलब क्या है? तो अभी आपने क्या समझा संविधान के बारे में? संविधान के बारे में मैंने क्या आपको बताया? क्या है ये? एक सर्वोच्च क्या है? एक विधिक दस्तावेज है। सर्वोच्च क्या है? एक विधिक दस्तावेज है। मतलब इसमें क्या कर दिया गया है? सारे नियम्स इसमें लिख दिए गए हैं, यानी सारे आर्टिकल्स आपको इसमें लिख दिए गए हैं, सारे शेड्यूल, सारे भाग, सारे चैप्टर आपको इसमें लिख दिए गए हैं। लेकिन क्या ये सारे कानून का पालन हो रहा है या पालन नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्या आपको उसका कारण पता है? और अगर पालन हो रहा है तो क्या पूरा 100% पालन हो रहा है? ये सारी जो बातें होती है, यानी कि जो नियम है, ये तो एक फैक्चुअल चीजें हो गई ना। अब इसका जो व्यवहारिक रूप जो आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये कि हमारा संविधान ये बोल रहा है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार या फिर समान क्या मिलना चाहिए? एक मतलब कि समाज में एक समान उनको अधिकार होना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। तो क्या आज का समाज में आपको ये देखने को मिलता है? नहीं मिलता है भाई, नहीं मिलता है। तो ये हमारा व्यवहारिक पक्ष को ही हम कहां पढ़ते हैं? पॉलिटी या फिर राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। यानी क्या? जो संविधान का, यानी कि जो विधिक दस्तावेज उसमें, यानी कि जो नियम है, समझिएगा, नियम का जो व्यवहारिक पक्ष होता है, उसके अध्ययन हम कहां करते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं? उसके व्यवहारिक पक्ष को ही हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे मूल अधिकार, आपने मौलिक आर्टिकल्स, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को आपने आर्टिकल्स में पढ़ लिया है मेरे भाई। आपने पूरा आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं, जिसमें सारी बातें लिखी गई हैं, महिलाओं के बारे, पुरुष के बारे, समानता का अधिकार, पद का क्यों। लेकिन ये आप अपने दैनिक जीवन में
क्या ये धरातल में आपको देखने को मिल रहा है? और अगर नहीं मिल रहा है, पालन नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है? ये सारी बातों का व्याख्या करना, इसका व्यवहारिक पक्ष ही राज्य व्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो संविधान में लिखा है क्या वैसा हो रहा है, इसी को समझना ही, उसके व्यवहारिक पक्ष को समझना ही हम राज्य व्यवस्था को समझने की बात करते हैं, या फिर हम राज्य व्यवस्था में सीखते हैं। तो ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया आपका संविधान इंपॉर्टेंट, सारे आर्टिकल, सारे नियम। लेकिन इसका जो व्यवहारिक पक्ष हो गया, ये व्यवहारिक पक्ष किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके मेंस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग, आते हैं उद्देशिका के पास। चलिए कहाँ गया भाई कंटेंट, यहाँ पे जो लिखी गई, आइए देखिए मेरे भाई, अभी मैंने आपको इतना सारी चीजें मैंने आपको क्लियर किया है। इसके बाद मैं आपको अब यहाँ पे लेके आते हैं हम आपको, अब मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा संविधान है, यानी भारत का जो संविधान है, भारत की, अब संविधान आपको समझ में आ गया ना अच्छे से कि संविधान क्या है? एक सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है किसी भी देश की। अब उससे ऊपर कोई नियम कानून नहीं होता, बल्कि उसके अधीन ही सारे नियम कानून होते हैं। अब ये जो भारत का संविधान है, भारत की संविधान की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है आपकी उद्देशिका से। वो किससे शुरुआत होती है? उद्देशिका से शुरुआत होती है। लेकिन यहां पे दो वर्ड है जो काफी मिसकंफ्यूजन, या फिर कहा जाए तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट अभी तक शायद नहीं होगी बहुत लोगों को, सभी को एक समान लगता है और बहुत लोगों को पता भी होगा। एक वर्ड आपको मिलेगा उद्देशिका, ठीक है ना, एक वर्ड मिलेगा आपको उद्देशिका, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे प्रियम्बल, और एक वर्ड मिलेगा आपको प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इंट्रोडक्शन। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, कहा जाए तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के उल्टा है अगर कहा जाए तो। मैं आपको बतलाता हूं ये कैसे उल्टा है। और हमारा संविधान क्या बोलता है? हमारा संविधान उद्देशिका की बात करता है, ना कि प्रस्ताव। हम लोग बोल लेते हैं, हम लोग किताबों में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे संविधान में उद्देशिका से ही हमारी संविधान की शुरुआत होती है। अब समझिएगा कैसे, यानी उद्देशिका होता क्या, उसको मैं समझा रहा हूं आपको, कोशिश करिएगा समझने का। देखिए उद्देशिका का मतलब तोड़िए इसको, उद्देश्य, ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले उद्देश्य आएगा, यानी हमें कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, जेपीएससी, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। अब इस जेपीएससी को क्रैक करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, हमें 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे हमें पढ़ना पड़ेगा। यानी पढ़ेंगे कैसे? एक नियम के तहत। यानी सबसे पहले हमने उद्देश्य बनाया संविधान का, एक उद्देश्य होगा, और उसको फिर पालन करने के लिए हमने नियम बनाया है, ये हमारा संविधान कहता है। यानी कि उद्देशिका का मतलब समझ लिए क्या, कि सबसे पहले हम उद्देश्य, ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्देश्य को पहले सर्टेन क्लैरिफाई करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है मेरे भाई, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य जेपीएससी पेपर को क्रैक करना है। उसी प्रकार भारत की जो संविधान को पढ़ेंगे तो भारत के संविधान में सबसे पहले उद्देशिका लिखा गया, यानी कि सबसे पहले उद्देश्य की बात की गई है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये उद्देश्य हमें, यानी कि हमारा उद्देश्य है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, ये सबसे पहले उद्देश्य हमने डिसाइड किया है। समझ में आया आपको? ये सबसे पहले हमने उद्देश्य को डिसाइड किया है, देन फिर जाकर के हमने उसके लिए नियम बनाए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार में अभिव्यक्ति में विश्वास में धर्म में उपासना की स्वतंत्रता, ये जो पॉइंट मैंने आपको अभी लिख कर दिखाया था, ये हमने पहले उद्देश्य किया क्लैरिफाई, उसके बाद हमने फिर नियम बनाए, सारे आर्टिकल्स हमने लिखे। ये हमारा संविधान के उद्देशिका का अर्थ होता है। लेकिन जब प्रस्तावना का मतलब हम समझना चाहते हैं तो आप अपनी किताबों को उठाएंगे, जब आप अपनी किताबों को उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, नियम कहने का मतलब क्या है, आपको चैप्टर मिलेंगे। यानी क्या, आपको जब वर्तमान, अभी नहीं, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब कितने चैप्टर थे संविधान में? 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। यानी समझ में आया मेरे भाई? सबसे पहले हमने उद्देश्य लाए हैं, ठीक है ना, हमने सबसे पहले उद्देश्य लाए, देन फिर हमारा चैप्टर भाग या फिर उसे क्या कहेंगे, नियम आए। लेकिन बुक में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको चैप्टर देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको चैप्टर देखने मिलेगा और अंतिम में आपको उद्देश्य लिखा हुआ मिलेगा।
अंतिम में आपको उद्देश्य देखने को मिलेगा कि ये पेपर ये किताब जो है, ये किताब में किन किन लोगों का योगदान है, ये किताबें क्यों एक दूसरे किताबों से अलग है, ये सारी बातें आपको उद्देश्य अंतिम में मिलेगा। यानी यहाँ प्रस्तावना कहने का मतलब उद्देश्य अंतिम हो जाता है, चैप्टर यानी कि नियम सबसे पहले आ जाता है। तो पहले नियम नहीं, पहले उद्देश्य, संविधान यही कहता है हमारा। तो इसलिए संविधान जब बात कर रहे हो या अच्छे एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो बोलना भी सीखें उद्देशिका, नॉट प्रियम्बल, नॉट प्रस्तावना। उद्देशिका का अर्थ होता है प्रियम्बल, ना कि प्रस्तावना का मतलब होता है प्रियम्बल, ठीक है ना। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, उद्देशिका का अर्थ होता है प्रियम्बल। अब ये समझ में आ गया कि उद्देशिका का मतलब ये कि सबसे पहले उद्देश्य आएगा, उसके बाद नियम आएंगे यानी कि चैप्टर आएंगे, भाग आएंगे। चलिए भाई, यानी हमारा संविधान की अगर बात कर ले तो हमारी जो संविधान है, संविधान की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले शुरुआत कैसे हो रही है, उद्देशिका से हो रही है, ठीक है। अब ये उद्देशिका में क्या बात लिखा गया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले कि ये हमारे संविधान में जो उद्देशिका लिखी गई है, क्या लिखी गई है, यहां लिखी क्या गई है, ये कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, देख सकते हैं आप यहां पे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को, ये उद्देश्य हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम भारत के लोग जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को कैसा बनाना है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। अब ये क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मैंने बताया और भी अच्छे से अभी बताऊंगा। समाजवादी क्या होता है वो भी बताएंगे, पंथ निरपेक्ष क्या होता है वो भी बताऊंगा, लोकतंत्रात्मक क्या होता है वो भी बताएंगे, गणराज्य। यानी हमने ये उद्देश्य डिसाइड कर लिया है मेरे भाई कि हमें पहले हमने उद्देश्य क्या डिसाइड किया है, हमने सबसे पहले उद्देश्य ये डिसाइड कर लिया कि हमें कैसा बनाना है भारत को, हम भारत के लोग को कैसे क्या करना है, भारत को कैसा बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है, उसके बाद समाजवादी बनाना है, पंथ निरपेक्ष बनाना है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। साथ के साथ उसके समस्त नागरिक को क्या करना है मेरे भाई, नागरिक को क्या करना है, नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमें प्राप्त करनी है। यानी कि अब हमें क्या करनी है, उसके बाद प्राप्त करनी है। सबसे पहले हम उसको बना लेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। बनाना है, फिर हम उसको क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने के बाद उन सभी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए अब उसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसको हम सबसे पहले बनाएंगे, बनाएंगे, बनाने के बाद हम उसको फिर बढ़ाएंगे, ठीक है। बनाना है सबसे पहले उद्देश्य में, उसके बाद उसको हमें बना जो हमें बनाना है वो हमने डिसाइड कर लिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, राज्य बनाना है। उसको फिर हमें प्राप्त क्या क्या चीजें करनी है वो मैंने बताया आपको कि हमें न्याय चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, समता चाहिए। फिर हमें बढ़ाना क्या, हमें बंधुत्व, भाईचारे की भावना बढ़ानी है, एकता बढ़ानी है, अखंडता नहीं होनी है, यानी कि टुकड़ों में नहीं बंटने देना है भारत राज्य को। ये हमारा उद्देशिका, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, प्राप्त करने के लिए 22 भाग, और अभी प्रेजेंट में 22 भाग हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें अब आपको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। यानी अब आपको उद्देशिका का मतलब समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए संविधान सभा जब आप पढ़ रहे थे, इसको रहने देते हैं, ठीक है। जब हम संविधान सभा पढ़ रहे थे दूसरे चैप्टर में, तो मैंने आपको संविधान सभा की तीसरी बैठक के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बतलाई थी, ठीक है ना। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर, ध्यान से 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, ठीक है ना। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी एक उद्देशिका प्रस्ताव प्रसारित करते हैं, या प्रस्ताव रखते हैं, यानी कि उद्देशिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखते हैं संविधान सभा के समक्ष। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो भी बातें नेहरू जी ने लिखी है, वो क्या लिखी थी, ये यही बातें लिखा गया इसमें ये पूरा का पूरा एज इट इज नहीं लिखा हुआ था, इसमें बहुत सारी चीजें हमने ऐड ऑन किया है, लेकिन बहुत यही चीजें हैं, मतलब उसी नेहरू जी की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो यहाँ पे पास किया गया है, जो लाया गया है ना,
इसी को आगे चल के हमने प्रस्तावना का नाम दिया है, ठीक है, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। लेकिन हाँ, ये जो मैंने अभी आपको प्रस्तावना उद्देशिका जो पढ़ा, ये नेहरू जी के रिपोर्ट में नहीं थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, मतलब थी यही चीजें, लेकिन सारी चीजें नहीं थी। जैसे क्या कि अगर देखा जाए तो वहां समाजवादी की बात नहीं की गई थी, पंथ निरपेक्ष की बात नहीं की गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ वहां पे आपको अखंडता की बात नहीं की गई थी। ये तीन बातें नेहरू जी के रिपोर्ट में नहीं थी, ठीक है, यानी उनके उद्देशिका प्रस्ताव में नहीं लिखा गया था। चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूं नोट्स में भी, हालांकि इसको बहुत सारा चीज मैंने अपडेट कर दिया है नोट्स में भी, वो अपडेट होगा आपका एप्लीकेशन में। देखिए जो नेहरू की जो रिपोर्ट थी ना, उसमें समाजवाद की चर्चा नहीं थी, ठीक है, सेकुलरिज्म पंथ निरपेक्षवाद की चर्चा नहीं थी, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता की चर्चा नहीं थी। यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा के समक्ष जो उद्देशिका रखे, उसमें तीन शब्द आपको याद रखना है। एक समाजवाद, मैं लिख दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं समाजवादी, समाजवादी, इसके बाद आपको अखंडता, इसके साथ साथ आपको पंथ निरपेक्षवाद, इसकी चर्चा नहीं की थी। अब इस संविधान सभा के समक्ष रखा गया इस उद्देशिका को। अब इस उद्देशिका पे क्या हुआ, चर्चा हुआ, ठीक है ना, डिस्कशन किए। जितने भी संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने क्या किया, डिस्कशन किया। अब डिस्कशन करने के बाद कुछ चीजें थी, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब उद्देश्य जो आया 13 दिसंबर 1946 को, जब वो प्रस्ताव लाए, तो नेहरू के इस प्रस्ताव में नेहरू जी ने जो शब्द लिखे थे उसमें क्या क्या लिखा था मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है ना। जो नेहरू जी के जो उद्देशिका थी उसमें क्या चीजें लिखी हुई थी मैं आपको लिख रहा हूं। उसमें लिखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा हुआ था। इसके बाद लिखी हुई बातें थी, स्वतंत्रता की बातें लिखी हुई थी। इसके बाद आपको गणराज्य की बातें लिखी हुई थी, ठीक है ना, स्वतंत्रता संपूर्ण, सॉरी, एक हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक हो गया स्वतंत्रता, और एक हो गया आपका गणराज्य, ये लिखा हुआ था। तो जब संविधान सभा में चर्चा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने इस स्वतंत्रता शब्द को हटाया। क्यों हटाया समझिए। देखिए उन्होंने ये कहा, जो संविधान के निर्माता, ये जो स्वतंत्रता शब्द है ये इसमें ही निहित है, इसमें ही निहित है, मतलब कि अगर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है यानी कि हम स्वतंत्र हैं। कैसे समझिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं बहुत ही डिटेल में, अब आप अच्छे से समझिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब, राज्य कहने का मतलब, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है भारत, ठीक है ना, राज्य है, राज्य है यानी कि इसके पास भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। अब ये संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इसको मैंने अभी बताया कि राज्य के ऊपर कोई शक्ति नहीं है, मतलब जो भारत सरकार है उसके ऊपर और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वो सरकार भारत के लिए क्या निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। देखिए एक वर्ड आ गया, स्वतंत्र है। तो भैया भारत सरकार जब स्वतंत्र है अपने देश के लिए नियम लेने के लिए, फिर अलग से क्यों स्वतंत्र, ये स्वतंत्रता तो इसमें ही निहित हो गई है, ठीक है ना। यानी जो हमारी सरकार है वो इंडिपेंडेंट है। अब ये जो इंडिपेंडेंट है ना, या ये जो संप्रभुता जो वर्ड आया आपका, जो आपका ये संप्रभुता यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभुता, ठीक है ना, संप्रभुता, जिसको हम लोग सोवरेन का नाम देते हैं इंग्लिश में। अब समझिएगा ये सोवरेन दो प्रकार से है, एक आंतरिक और एक बाह्य। कैसे, अब इसको समझिएगा, आंतरिक कहने का मतलब क्या है और बाह्य कहने का मतलब क्या है, इसको भी समझाते हैं। पहले तो संप्रभुता का मतलब मैंने ये समझा दिया कि जो सरकार है जो देश की, वो क्या है, स्वतंत्र है अपने देश के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए। कोई दूसरे देश का या कोई दूसरी संस्था का, IMF, वर्ल्ड बैंक, कोई भी हमारे ऊपर क्या कर सकती है, लगाम या दबाव नहीं डाल सकती है। अब समझिएगा आंतरिक संप्रभुता क्या है और बाह्य संप्रभुता क्या है। आंतरिक संप्रभुता मतलब कि जो हमारे देश की सरकार है, देश के अंदर ही कानून बनाने के लिए क्या स्वतंत्र है कि नहीं, क्या उन पर अमेरिका का, पाकिस्तान का या किसी का दबाव नहीं है, यानी आंतरिक संप्रभुता हो गया। बाह्य संप्रभुता को समझिए कि हम स्वतंत्र हैं भाई, हमारी मर्जी, हम रसिया से दोस्ती करें या हम रसिया के साथ संधि करें या हम किसी देश, दूसरे देश ब्रिटेन के साथ हम कोई व्यापार करें, इसमें कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि हम इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं या हम इसके साथ संधि नहीं कर सकते या हम इसके साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसका कोई भी हमारे ऊपर दबाव नहीं, क्योंकि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, यानी कि हम एक सोवरेन कंट्री हैं। समझ में आया इसका मतलब, ये क्लियर हो गया। तो भैया इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में तो स्वतंत्रता शब्द आ गया है, इसलिए नेहरू जी के ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में कि नेहरू जी की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया था, उनके उद्देशिका में से कौन से शब्द को हटाया गया था। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता शब्द को हटाया गया था,
क्यों हटाया गया था ये मैंने समझा दिया आपको। अब समझिए भारत आजाद कब हो रहा है, आपको पता है ना भारत आजाद कब हो रहा है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो रहा है भारत। भारत क्या हो रहा है, आजाद हो रहा है, ठीक। भारत को आजाद मिल रहा। भारत में अभी क्या चल रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल है, याद है ना भाई। अब उसके बाद क्या हुआ फिर, सॉरी अंतिम गवर्नर मतलब अंतिम अंग्रेजी जो गवर्नर जनरल थे। तो अब यहाँ पे कौन बने थे गवर्नर जनरल आपके, कौन बने थे गवर्नर जनरल, याद करिए, सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। अब ये गवर्नर जनरल कहने का मतलब क्या, ये कहां से आ रहा था चुन के, ब्रिटेन से आ रहा है चुन करके, ठीक है। अब 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर के हमारा जो संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को हो रहा है ना मेरे भाई, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। हमारा संविधान कब लागू हो रहा है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन से हम लोग देखिए 26 जनवरी 1950 से हम लोग यानी 26 जनवरी से हम लोग क्या कहलाएं, संप्रभुत्व राज्य, ठीक है ना, संप्रभुत्व राज्य या संप्रभुत्व वाला देश। क्यों 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद नहीं कहलाए, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब जाके संविधान सभा के द्वारा ही, ठीक है ना, संविधान सभा के द्वारा ही ये जो गवर्नर जनरल पद को हटाया गया था और राष्ट्रपति का संविधान सभा के द्वारा चुना गया। किसको, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब आप समझिए 1947 से 1950 के बीच के टर्म को आपको समझना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझिए। 1947 से 1950 यानी 26 जनवरी 1950 तक, यानी कि 26 जनवरी के बाद से भारत संप्रभुत्व वाला राज्य बना, ना कि 15 अगस्त 1947 से। क्यों, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद हमें क्या मिला भाई, हमें यह मिला कि हम शासन कर सकते हैं, ठीक है ना, हम शासन कर सकते हैं, ठीक। आप अपना संविधान बनाइए, कैसे शासन करिएगा, उसमें कोई अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जो गवर्नर जनरल यानी कि जो कंपनी का जो मेन हेड है, यानी भारत का जो मेन हेड होगा, उसको चुन करके ब्रिटेन से आएगा। तो कैसे हम स्वतंत्र हुए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो नहीं हुए 1947 में। हम शासन कर सकते हैं, हमारे शासन कैसे करना है जनता के ऊपर, उसके ऊपर अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जो हेड जो मुखिया बन के आएगा वो ब्रिटेन के चुन के आएंगे। इसीलिए फाइनली जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है तब जाके हम संपूर्ण प्रभुत्व राज्य देश बनते हैं, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये जो स्थिति है ना, इस स्थिति को कहा जाता है डोमिनियन स्टेट, ठीक है ना, इसी को क्या कहा जाता है, डोमिनियन स्टेट का नाम देते हैं। डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब यानी डोमिनियन राज्य कहने का मतलब, भारत अभी कैसा है 1947 1950 के बाद, एक डोमिनियन स्टेट है, एक डोमिनियन राज्य है। मतलब ये कि हम संप्रभु, हम किसी दूसरे देश के अंदर, जैसे तिब्बत चाइना के अंदर है, यानी कि कोई भी नियम कानून बनाएगा तो चाइना के अकॉर्डिंग बनेगा। तो हम भी एक डोमिनियन स्टेट है, क्योंकि मेन मुखिया भैया हम शासन कर रहे हैं जनता के ऊपर। अगर हमें कोई बिल फाइनली साइन करेगा कौन, ये गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल अंग्रेज की तरफ से है भाई, अंग्रेज भेज रहा, तो अगर वो अंग्रेज को सही लगेगा तभी साइन करेगा, है ना। उसी प्रकार डोमिनियन स्टेट का मतलब यही है कि हम स्वायत्त रूप से, यानी कि हम हमारे कार्यों में शासन करें, हम जो शासन करेंगे भारतीय जनता पे, उस पर कोई अंग्रेज के लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमारे कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन मुखिया होगा वो ब्रिटेन से चुन के आएगा। ये डोमिनियन स्टेट का मतलब है। मतलब किसी संप्रभु देश के अंदर भारत जो है अभी है, इस डोमिनियन स्टेट का मतलब किसके अंदर है, तो ब्रिटेन के अंदर है। अंदर रह कर करके हम क्या करेंगे, जनता के ऊपर शासन करेंगे। क्योंकि 26 जनवरी 1950 से भारत का पहला गवर्नर सी राजगोपालचारी को क्या हुआ, हटाया गया, फिर वो आपके राष्ट्रपति हमारे चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कंसेप्ट समझ में आया डोमिनियन स्टेट का मतलब। तो देखिए ये भी आपके अच्छे सवाल बन जाते हैं। डोमिनियन स्टेट 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 का जो फेज है, जब संविधान लागू हो गया तब जाके भारत संप्रभुत्व वाला राज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 से, जब संविधान लागू हुआ। क्योंकि उसी संविधान सभा के द्वारा पहले राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले क्या चल रहा है, गवर्नर जनरल का सिस्टम चल रहा है 1947 के बाद भी। और ये गवर्नर जनरल कहां से चुन के आ रहे हैं, तो ब्रिटेन से चुन के आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब डोमिनियन स्टेट का मतलब ये कि भारत जो राज्य है एक संप्रभु राज्य के अंदर है, ठीक है। संप्रभु राज्य कौन है, यहाँ पे अंग्रेज है, ब्रिटेन है, वो उसके अधीन हम लोग है। हाँ हम लोग शासन कर रहे हैं, आप शासन करिए, अंग्रेज बोल रहे कि आप शासन करिए जनता के ऊपर, जैसे शासन करना, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन
कोई बिल जब फाइनली आप पास करिएगा उस पर सिग्नेचर गवर्नर जनरल करेगा, और ये गवर्नर जनरल ब्रिटेन का है तो वो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग उस पर साइन करेगा। जब तक नहीं करेगा तब तक वो बिल पास नहीं होगा। इसीलिए हम तब तक डोमिनियन स्टेट में थे। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ये आप बताइए। यानी कि अब आइए एक पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोगों ने जो चीजें पढ़ा उद्देशिका में, अभी तो उद्देशिका हम लोगों का स्टार्ट हुआ है। तो पहला चीज अब आप हमको ये बताइए कि सबसे पहला जो हमने आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है, ठीक है ना। क्या आपको अब यहाँ पे कोई दिक्कत है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला वर्ड में? ठीक है, इसी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है आपका समझ में आ रहा ना? संप्रभुता है, यानी कि क्या हो गया, सोवरेन हो गया। चलिए अब एक चीज आपको सबसे पहले ये मैं बता दूं कि यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है संविधान का जो स्रोत, यहां से जो स्टार्ट हो रहा है, हम भारत के लोग, ठीक है ना। अब आइए इसको भी थोड़ा सा हम लोग इसका पोस्टमार्टम करते हैं, किसका? हम भारत के लोग का। तो चलिए संविधान का स्रोत देखिए, आप जब अमेरिका के संविधान को जब आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो अमेरिका का जब संविधान को आप पढ़ेंगे ना, तो उसकी भी जो शुरुआत है अमेरिका के, वो भी उद्देशिका से ही शुरुआत होती है, ठीक है ना। वो भी उद्देशिका से ही शुरुआत होती है, और हमारा भी संविधान जो है, भारत का भी जो संविधान है, वो भी उद्देशिका से ही शुरू होती है। तो आपको अगर पूछ लिया जाएगा, और दूसरी बात, अमेरिका के जब आप उद्देशिका को पढ़ेंगे तो पहला ही वर्ड उनका लिखा रहेगा वी द पीपल ऑफ अमेरिका, यानी हम अमेरिका के लोग। और वही चीज को हमने भी कॉपी किया। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना का जो विचार है हमने कहां से लिया है, तो अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रस्तावना में जो लिखी गई भाषा है वो हमने कहां से लिए हैं भाषा को, तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ये सारा पॉइंट आपको नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स अपलोड हो जाएगा, ठीक है। समझते चलिए पहली बात तो हमने ये कहा कि आप जब अमेरिका के संविधान को पढ़ेंगे तो उनका संविधान भी उद्देशिका से ही शुरू होता है, और सबसे पहला आपको जो लिखे मिलेगा विद द पीपल ऑफ अमेरिका, यानी हम अमेरिका के लोग। सेम एज इट इज भारत का संविधान भी उद्देशिका से शुरू होती है, जिसमें पहला आपको मैंने अभी दिखाया कि लिखा हुआ कि हम भारत के लोग। क्लियर हुआ कि नहीं भाई यहां तक चीजें? ठीक है, अब यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गया। विश्व का पहला देश अगर पूछा जाएगा तो अमेरिका है, जिसके संविधान की शुरुआत कहां से होती है? उद्देशिका से होती है, ठीक है। और इसी अमेरिका देश से भारत ने क्या किया? उद्देशिका के विचार को लिया है, ये भी आपको याद रखना है। और हमारा संविधान की जो उद्देशिका है, ये सबसे पहले कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव को मतलब पारित किया था। और जब संविधान के द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया था? देखिए संविधान, ये भी डेट आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं। देखिए सोर्स कहां से हो गया? अमेरिका। प्रस्तावना का विचार हमने लिया, भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देशिका संविधान सभा के समक्ष रखा गया था, जिसको फिर डिस्कशन किया गया दिसंबर 1946 से लेकर 22 जनवरी 1947 तक, जिसमें मैंने स्वतंत्रता शब्द को हटवाया। याद आ रहा ना संविधान सभा के निर्माताओं ने? फिर उसको एक्सेप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इसी को प्रियम्बल कहते हैं। तो पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे कि हमारा जो संविधान की जो उद्देशिका है किसके प्रस्ताव पर आधारित? तो याद रखिएगा नेहरू जी की जो रिपोर्ट आई थी उद्देशिका, उसके ही प्रस्ताव पर आधारित है। कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब एक्सेप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ये भी पॉइंट याद रखना है। उद्देशिका जो अंग्रेजी भाषा के प्रियम्बल का ये सब, चलिए ठीक है। बाकी भाई मैंने सब यहां तक चीजें क्लियर कर दी है, चलिए ठीक है। तो अब भाषा कहां से लिया गया है? तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया। यहां तक कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहां देखिएगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहीं से स्टार्टिंग है। तो हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। अब सोवरेन, यानी कि जो आपका 5 वर्ड आपको भी मिलेगा, एक सोवरेन मिलेगा, डेमोक्रेटिक मिलेगा, रिपब्लिक मिलेगा, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारे वर्ड मैंने लिख के अभी आपको बताया है। गणतंत्र, लोकतांत्रिक। इसमें सबसे पहले हमने क्या कवर कर लिया? सोवरेन के बारे में चीजों को पढ़ लिया, ठीक है ना। हमें उद्देशिका में क्या देखा? हमने उद्देशिका में हमने क्या देखा? यहां पे देखिए, हमने सबसे पहले उद्देशिका में क्या देखा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी देखा, पंथ निरपेक्ष देखा, लोकतंत्रात्मक देखा, गणराज्य देखा। यानी कि क्या क्या देखा, इसको मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा? एकदम लाइन बाय लाइन याद रखिएगा। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड में मैं ABCD करके लिख रहा हूं, ABCD, और 5 शब्द है, ये पांचों शब्द एकदम सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए। सोवरेन, SOVERIGN, सोवरेन यानी कि संप्रभुता, ठीक है ना, संप्रभुता। नेक्स्ट शब्द है आपका समाजवादी, ठीक है ना, समाजवादी, जिसको हम लोग बोलेंगे सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म। समाजवादी के बाद आपको आएगा लोकतांत्रिक, ठीक है ना, क्या आएगा? लोकतंत्रात्मक भी कह सकते हैं, लोकतंत्रात्मक, यानी जिसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक। इसके बाद आएगा आपका गणराज्य,
सॉरी, इसके बाद गणराज्य नहीं आएगा, इसके बाद आएगा आपका होप शो शायद, एक बार मैं देख लूँ। अच्छा, रिपब्लिक के बाद सोशलिज्म है और उसके बाद पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, सीक्वेंस एकदम याद रखना है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। सीक्वेंस आपको याद रखना है। समाजवादी हो गया, ये आपका लोकतांत्रिक नहीं आएगा। यहाँ आएगा तीसरे नंबर पे गणराज्य आएगा, ठीक है ना, गणराज्य। अब ये गणराज्य वगैरह का सारा मीनिंग हम लोग समझेंगे। रिपब्लिक आएगा, इसके बाद लोकतंत्रात्मक आएगा, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक आएगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक क्या होता है ये भी समझेंगे। इसके बाद अंतिम में आएगा आपका पंथ निरपेक्षवाद, पंथ निरपेक्षवाद यानी सेक्युलरिज्म। यानी अभी हमने ये समझ लिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया अमेरिका से हमने लिया है। दूसरी बात, हम भारत के लोग कहाँ से लिए, हमने अमेरिका से लिए, ठीक है। सोवरेन होना चाहिए, ठीक है ना, ये है उद्देशिका का डिमांड। समाजवादी होना चाहिए भारत को, गणराज्य होना चाहिए भारत को, लोकतांत्रिक होना चाहिए और पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म होना चाहिए। तो ये जो 5 शब्द है, ये 5 शब्द क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, इसकी नेचर कैसी है, उसकी नेचर को बतलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये जो 5 शब्द है, सोवरेन, समाजवादी, गणराज्य, लोकतांत्रात्मक और पंथ निरपेक्षवाद, ये क्या बतला रहा है कि जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसकी नेचर कैसी है। ये 5 शब्द से हमें ये समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम न्याय की बात करेंगे। 3 प्रकार की न्याय देखेंगे। एक होगा आपका सामाजिक न्याय, ठीक है, उसके बाद होगा एक आपका आर्थिक न्याय और एक होगा आपका राजनीतिक न्याय। यानी हमें सामाजिक न्याय चाहिए, हमें आर्थिक न्याय चाहिए और हमें राजनीतिक न्याय चाहिए। देखिए ये सारा पॉइंट यहीं से मैं लिख रहा हूं, देखिएगा कैसे। सबसे पहले मैंने आपको लिख दिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्षवाद, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है। इसके बाद समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद फिर हमें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता हमें किसकी किसकी चाहिए भाई, हमें स्वतंत्रता किसकी किसकी चाहिए, विचार की स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता चाहिए, विश्वास करने की हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें धर्म की स्वतंत्रता चाहिए, हमें उपासना करने की स्वतंत्रता चाहिए। और फिर हमें समानता चाहिए। समानता में किस में चाहिए, प्रतिष्ठा में और अवसर में। समझ में आया, यानी हमें पद, स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी हमें समान मिलनी चाहिए। तथा व्यक्ति की जो गरिमा है और राष्ट्र की एकता है, ठीक है ना, यानी कि गरिमा यानी कि कोई भी व्यक्ति का आत्मसमर्पण, आत्मसम्मान, कोई भी एक इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात की जा रही है और राष्ट्र की एकता की बात की जा रही है, यूनिटी की बात की जा रही है और अखंडता की बात की जा रही है। यानी ये बंधुत्व की बात हो रही है। तो बंधुत्व में क्या क्या आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति की आत्मसम्मान और देश की एकता की बात की गई है और देश की अखंडता की बात की गई है, जिसमें आपका ये अखंडता शब्द, उसके बाद आपका ये पंथ निरपेक्षवाद और ये समाजवाद, ये नेहरू के उद्देश्य में नहीं था, ठीक है। ये सब आगे धीरे धीरे हम लोग करेंगे, ये सब चीजें समझते चलेंगे। देखिए भाई, अब यही कंटेंट में मैंने यहाँ पे सारा कुछ साफ साफ शब्दों में लिख दिया हूं। देखिए सबसे पहले ये आपको यहाँ मैंने लिखा है कि ये क्या बताएगा। मूल प्रस्तावना में पहले ये 3 शब्द थे, ठीक है। खैर ये हम लोग अभी इसको रहने दीजिए, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। देखिए मूल 3 शब्द थे, मतलब नेहरू जी की जो रिपोर्ट आई थी ना उद्देशिका में, उसमें आपका सोवरेन था, डेमोक्रेटिक की चर्चा थी, गणतंत्र की चर्चा थी, सोशलिज्म समाजवाद की, सेक्युलरिज्म की चर्चा नहीं की गई थी, ठीक है। और साथ के साथ आपको किसकी चर्चा नहीं की गई थी, अखंडता की भी बात नहीं की गई थी। और क्या इससे हटाया गया था नेहरू जी की, तो मैंने कहा स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता शब्द को हटाया गया था क्योंकि ये सोवरेन के अंदर ही आपकी स्वतंत्रता आ जाती है, ठीक है। और मैंने अभी आपको ये बताया कि ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 5 शब्द जो आपको है भारत की, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था, उसकी जो नेचर कैसी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 5 शब्द। फिर यहाँ पे हम लोग न्याय की बात करेंगे। ये 3 न्याय हमने कहाँ से लिए थे, रूस से लिए थे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो हमने लिए कहाँ से, तो ये हमने अमेरिका से लिए हैं। इसके बाद ये जो लिबर्टी फ्रीडम की बात करेंगे, यानी स्वतंत्रता की बात हमने फ्रांस से लिए थे। ये सारे स्वतंत्रता यानी कि उनके संविधान में लिखा था, संविधान के निर्माताएं ने जो निर्माता थे संविधान के, उन्होंने कई देशों के संविधान को पढ़ा, तब जाके हमारा संविधान तैयार हुआ। तो फ्रांस के संविधान में से हमने लिए लिबर्टी को, ये सारे लिबर्टी मैंने अभी आपको बताया भी। और फिर हमने समानता की बात की, स्टेटस पे और अपॉर्चुनिटी की, और बंधुत्व की हमने बात की, ये हमने फ्रांस से लिए थे, ये भी हमने, यानी फ्रांस से हमने अपने प्रस्तावना में या फिर हमने उद्देशिका से क्या क्या लिया है, एक तो बंधुत्व को लिया है, समानता को लिया है और हमने फ्रीडम को लिया है।
और न्याय हमने जो अपने उद्देशिका में बात की वो हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। और हमारे जो संविधान में जो आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी वी द पीपल ऑफ अमेरिका ये हमने यूएसए से लिया है। यहाँ तक चीजें क्लियर आ रही है कि नहीं भाई, क्लियर सब कुछ समझ में आ रहा है, अब होप शो की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो बंधुत्व में हमें कैसा रखना, अपना आत्मसम्मान की बात की गई है, एकता की बात की गई और अखंडता की बात की गई है। बाकी ये अखंडता को बाद में संविधान में जोड़ा गया, कौन सा अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, और ये दो शब्द सोशलिज्म सेकुलरिज्म ये बाद में कौन सा अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, ये सब चीजें पर हम लोग चर्चा करेंगे। मोर और लेस अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो बातें यहाँ लिखी गई है उद्देशिका में, तो सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, ये हमने अमेरिका से कॉपी पेस्ट किया। संप्रभुत्व होना चाहिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये नेहरू जी में से दो चीजें इसमें मिसिंग थी, कौन कौन, एक समाजवादी और पंथ निरपेक्षवाद। फिर जो हमने न्याय की बात की है, हमने न्याय कहां से लिया था, रूस से, हमने उसके संविधान से कॉपी किया, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, ठीक है। इसके बाद हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो ये स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रीडम, हमने कौन कौन सी, तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, हमने कहां से, तो फ्रांस से। उसके बाद समानता की जो बात की गई थी ये भी हमने फ्रांस से लिए थे, प्रतिष्ठा और अवसर की। और जो बंधुत्व की हमने बात की थी, क्या क्या की, एक गरिमा होनी चाहिए, आत्मसम्मान, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी हमने फ्रांस से लिए थे। इसको बाद में जोड़ा गया था संविधान में संशोधन करके। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर, देखिए 1949 को इस संविधान को क्या कर दिया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो कई बार आपसे पूछा जाता है ये वर्ड भी, अंगीकृत कब हुआ, तो देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, लेकिन भारत गणतंत्र यानी कि गणतंत्र दिवस जो हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, इसलिए हम लोग ने उस दिन को एक यादगार बनाने के लिए, स्पेशल डे बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को, अगले साल नवंबर दिसंबर अगला साल 1950 है, 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, लागू किया। उसके बाद अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। समझ में आ रहा है इसका मतलब, अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को हुआ। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात, पॉइंट यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं भाई, ये बतलाइएगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो अंगीकृत हुआ कब, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, तो संविधान सभा में आज तारीख कब, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। अधिनियमित और आत्मर्पित का मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि ये जो संविधान को अंतिम रूप से कब, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया है, और भारत के लोगों ने क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया, अधिनियमित कर लिया है। इसलिए संविधान की अंतिम शक्ति किसके पास है, आत्मर्पित करते हैं, किसके पास है, तो जनता के पास है। भारत की जनता के पास संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो भारत के लोगों के पास ही होगी। इस संविधान की जो अंतिम शक्ति है भारत की जनता में ही निहित है। कहां पे निहित है, तो भारत की जनता में ही निहित है। इसलिए भारत की संविधान को क्या कहा जाता है, या फिर कहा हम लोग कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है ना। तो खैर ये पॉइंट को हटाइए, मैंने इसका आप उद्देशिका का हर एक लाइन को आप समझ पाए कि नहीं है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अधिनियमित यानी कि हमारी जनता, भारत की जनता ने इसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, ठीक है। क्या किया है, भारत की जनता ने क्या किया, भारत के लोगों ने इसको स्वीकार किया है, और संविधान को अंतिम शक्ति भारत के लोगों के पास है। यानी कि संविधान की जो अंतिम शक्ति है, संविधान में कोई ऐसा ही छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जनता के पास फुल फेज में पावर है। इसीलिए तो अगर आप देखेंगे इलेक्शन में तो आपको बार बार बोला जाएगा कि संविधान को बदला जा रहा है इस पार्टी के द्वारा या उस पार्टी के द्वारा। तो संविधान की अंतिम शक्ति भाई हमारे पास, आम जनता के पास है, ठीक है। ये हमारा उद्देशिका में लिखा हुआ सारी चीजें हैं। तो अगर कोई संसद कोई भी नियम कानून बनाएगी तो उद्देशिका की ये एक भी बात, ये हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत बड़ा इस पे लेक्चर चलेगा भी, और चीजें इसमें निकलती भी है। तो आपका संसद, हमारी संसद कभी भी लोकसभा राज्यसभा में कोई ऐसी नियम नहीं बनेगा कि हमारी ये उद्देशिका में लिखित कोई भी एक बात को या एक बात का अगर हनन हो रहा होगा तो वो कानून नहीं बन सकता है हमारे देश में, ठीक है। संविधान में लिखित हर उद्देशिका की बातों को फॉलो करना चाहिए जो भी संसद कानून बनाना चाहता है। तो ये उद्देशिका क्लियर हुआ। बाकी अभी उद्देशिका खत्म नहीं है, अभी उद्देशिका में हमने बस एक ही पॉइंट क्लियर किया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को। फिर समझेंगे समाजवादी को, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य के बारे में, न्याय को फिर देखेंगे हम लोग। बाकी ये सारी चीजों को देखेंगे, एकता अखंडता क्या होता है, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे रखते हैं। आपका ये क्लास यूट्यूब पर भी रहेगा। समाजवादी वर्ड, अब हम लोगों का अगला वर्ड जो हमें समझना है समाजवादी को, ठीक है ना। सोवरेन तो आपको मेरे ख्याल से पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है।
अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे समाजवादी शब्द को, फिर समझेंगे हम लोग गणराज्य को, फिर लोकतंत्रात्मक क्या होता है, धर्मनिरपेक्षवाद क्या होता है, फिर हम लोग न्याय में आएंगे। न्याय जैसे ही हम लोग कर लेंगे फिर हम लोग स्वतंत्रता की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये आपकी रही भाई स्वतंत्रता जो हमने फ्रांस से ली है। फिर हम लोग बात करेंगे इक्वलिटी की, समानता की, और फिर बंधुत्व की बात करेंगे। और बाकी मैंने नेहरू जी के बारे में भी सब कुछ जोड़ दिया कि उनका जो उद्देशिका प्रस्ताव आया उसके उद्देशिका प्रस्ताव में क्या क्या शब्द थे, क्या शब्द नहीं थे, वो सारा चीज, और किसको क्या क्या हटाया गया, वो सारा चीज मैंने दे दिया है और सारे टर्म्स को भी मैंने क्लियर कर दिए हैं। चलिए आज हम इस क्लास को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।